ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम किस तरह से हम तैयार कर सकते हैं, उसके पार्ट 4 में आज हम बाकी बचे पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। पार्ट 4 को स्टार्ट करने से पहले हम पहले के 3 पार्ट में हमने क्या क्या बताया उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं। पार्ट 1 के अंदर हमने टोटल 5 टॉपिक्स के ऊपर बात करी थी, जिसमें सबसे पहले हमने इन्वर्टर के बारे में जानकारी दी थी कि इन्वर्टर क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। इसके बाद में इन्वर्टर में कितनी टेक्नोलॉजी होती है उसके ऊपर बात करी थी कि इसके अंदर साइन वेव और स्क्वायर वेव 2 टेक्नोलॉजी होती है। उसके बाद में हमने इन्वर्टर के केवीए क्या होता है, किलोवाट क्या होता है और पावर फैक्टर के बारे में बात करी थी। और 4th पॉइंट में हमने इन्वर्टर ने बैटरी के वोल्टेज के हिसाब से आता है उसके ऊपर बात करी थी। और इसके बाद हमने 5th पॉइंट के अंदर इन्वर्टर की बैटरी और इन्वर्टर के लोड के कैलकुलेशन के ऊपर बात करी थी। तो पहले पॉइंट में हमने इन 5 बिंदुओं को कवर किया था और इसके बाद में पार्ट 2 में हमने टोटल 3 पॉइंट्स को कवर किया था, जिसमें से पहला पॉइंट था नॉर्मल इन्वर्टर और सोलर इन्वर्टर, मतलब कि एक नॉर्मल इन्वर्टर और सोलर इन्वर्टर में क्या डिफरेंस होता है। और सेकंड पॉइंट में हमने सोलर इन्वर्टर की टेक्नोलॉजीज के ऊपर बात करी थी कि ये PWM और MPPT टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। और थर्ड पॉइंट में हमने बात करी थी VOC और एम्पियर को लेकर के, मतलब कि सोलर इन्वर्टर और सोलर पैनल में VOC और एम्पियर से किस तरह से हम ये पता कर सकते हैं कि किस इन्वर्टर में हम कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर बात करी थी। और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के सेटअप के पार्ट 3 के अंदर हमने टोटल 3 पॉइंट्स को कवर किया था, जिनमें से जो पहला पॉइंट था उसमें सीरीज और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है और किस तरह से किया जाता है, बैटरी हो या सोलर पैनल हो, इनमें सीरीज और पैरेलल कनेक्शन किस तरह से किया जाता है उसके ऊपर बात करी थी। और पार्ट 3 के सेकंड पॉइंट में हमने ये बताया था कि किसी भी सोलर इन्वर्टर के अंदर हम कितनी सोलर पैनल को किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि किस इन्वर्टर के अंदर कितने सोलर पैनल को कनेक्ट किया जा सकता है और किस तरह से कनेक्शन होता है, उसके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया था। और पार्ट 3 के पॉइंट 3 में हमने ये बताया था कि किस तरह से सोलर सिस्टम के अंदर हम स्ट्रिंग बना सकते हैं, इसके क्या फायदे होते हैं उसके बारे में हमने बताया था। और पार्ट 3 के 4th पॉइंट में हमने ये बताया था कि किस तरह से हम किसी भी पुराने या नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी चार्ज कंट्रोलर के थ्रू। तो इस तरह से हमने पिछले 3 पार्ट में ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम से संबंधित लगभग सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया था। और आज इस ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के पार्ट 4 में हम टोटल 3 पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं, जिनमें से जो पहला पॉइंट है उसमें हम बात करने वाले हैं कि DC-DB बॉक्स, AC-DB बॉक्स, SPD, MCB फ्यूज ये सब क्या होते हैं और इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, हम कभी भी ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का यूज़ करें या ऑन ग्रिड का करें या हाइब्रिड का करें, AC-DB बॉक्स, DC-DB बॉक्स हर सोलर सिस्टम के अंदर लगाया जाता है। देखिए, जब भी हम सोलर पैनल से इन्वर्टर तक का जो कनेक्शन करते हैं उसके बीच में DC-DB बॉक्स लगाया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट डिस्ट्रीब्यूटिंग बॉक्स। और DC-DB के अंदर फ्यूज, MCB और SPD लगाया जाता है, जिसमें सबसे पहले फ्यूज लगा होता है। जब भी सोलर पैनल से जो करंट इन्वर्टर की तरफ आता है, DC-DB बॉक्स में सबसे पहले वो फ्यूज पर जाता है। कभी भी ओवर वोल्टेज आता है तो उसमें फ्यूज सबसे पहले खराब होता है, क्योंकि जितना हमारा सोलर सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग ही उतने एम्पियर का फ्यूज लगाया जाता है। और कभी भी एकदम से पावर फ्लक्चुएशन होने पर, मतलब एकदम से कोई ज़्यादा करंट आता है जिससे कि हमारा इन्वर्टर या घर में किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए एक फ्यूज लगाया जाता है। जैसे ही ज़्यादा करंट आता है तो वो फ्यूज जो है खराब हो जाता है, जिस वजह से हमारा बाकी सर्किट बच जाता है। और इसके ही जस्ट बाद में लगा होता है SPD। और देखिए, सोलर कनेक्शन के अंदर टोटल 3 अर्थिंग लगाई जाती है, जिसके बारे में हम इस टॉपिक के जस्ट बाद में ही बात करने वाले हैं। तो जो AC-DB और DC-DB बॉक्स होता है, इन दोनों के अंदर ही SPD भी होता है। SPD का फुल फॉर्म होता है सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस, क्योंकि जो 3 अर्थिंग होती है उसमें से एक DC के लिए होती है, एक AC के लिए होती है और एक लाइटिंग अरेस्टर के लिए होती है। तो DC-DB बॉक्स के अंदर जो DC की अर्थिंग लगाई जाती है वो SPD के अंदर ही लगाई जाती है। जब भी कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए ये SPD लगाई जाती है। और इसके बाद में DC MCB लगी होती है। इस तरह से एक DC-DB बॉक्स के अंदर आपको फ्यूज, SPD और MCB ये 3 कंपोनेंट उसके अंदर लगे होते हैं। और इसके बाद में जो आउटपुट होता है वो डायरेक्ट हमारे सोलर इन्वर्टर के अंदर चले जाता है। और उसके बाद जो AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट का आउटपुट होता है, उसके लिए वहां पर AC-DB बॉक्स को लगाया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट डिस्ट्रीब्यूटिंग बॉक्स। और इसमें भी सबसे पहले एक फ्यूज लगा होता है, उसके बाद में इसमें भी SPD लगा होता है, जिसमें कि दूसरी अर्थिंग को कनेक्ट किया जाता है जो कि AC की अर्थिंग होती है। और इसके बाद में एक AC का MCB लगा होता है,
मतलब कि यदि इन्वर्टर से कभी कोई हाई वोल्टेज आउटपुट होता है तो सबसे पहले इसमें फ्यूज खराब होगा, क्योंकि जितने किलोवाट का हमारा सोलर सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग ही इसके अंदर फ्यूज और एसपीडी और एमसीबी को लगाया जाता है। तो इस तरह से चाहे आपका सोलर सिस्टम ऑफ ग्रिड हो या आपका सोलर सिस्टम ऑन ग्रिड हो या आपका सोलर सिस्टम हाइब्रिड हो, इन तीनों के ही अंदर डीसी-डीसी बॉक्स और एसी-डीसी बॉक्स को जरूर लगाया जाता है। बिना इसके सोलर सिस्टम को इस्तेमाल करने से बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि सोलर सिस्टम के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी डीसी करंट बनता है और इन्वर्टर से भी जो एसी करंट आउटपुट होता है उससे शॉर्ट सर्किट होने का या घर में किसी भी तरह से कोई हादसा हो सकता है। इसके लिए सोलर सिस्टम के अंदर इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन डिवाइसेस को लगाया जाता है। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के पार्ट 4 के अंदर हम पॉइंट 2 के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि होता है अर्थिंग के ऊपर। जैसा कि मैंने अभी पिछले पॉइंट में आपको बताया कि सोलर सिस्टम के अंदर टोटल 3 अर्थिंग लगाई जाती है। एक होती है डीसी करंट के लिए जो डीसी-डीसी बॉक्स में कनेक्ट की जाती है, और एक अर्थिंग एसी के लिए होती है जो कि हमारे एसी-डीसी बॉक्स में कनेक्ट की जाती है, और एक होता है लाइटनिंग अरेस्टर जो कि हमारा सोलर पैनल के जो स्ट्रक्चर होता है उसके साथ में ही लगाया जाता है। आपने देखा होगा, मैं इसका एक डेमो आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। इस तरह से एक एरियल टाइप मतलब एक एंटीना टाइप लगाया जाता है जिसे लाइटनिंग अरेस्टर कहा जाता है। आपने देखा होगा बहुत सी बार जब बिजली कड़कती है तो कभी किसी घर पर, किसी पेड़ पर या कहीं पर भी वो गिर जाती है, और हमारी छतों पे जो सोलर सिस्टम लगाए जाते हैं उसको भी इस लाइटनिंग अरेस्टर मतलब आसमानी बिजली से प्रोटेक्शन देने के लिए लाइटनिंग अरेस्टर के लिए भी एक सेपरेट अर्थिंग होती है, जो कि ना ही एसी से कनेक्ट होती ना ही डीसी से कनेक्ट होती है। मतलब कि टोटल 3 सेपरेट अर्थिंग होती है। डीसी की अर्थिंग पूरी अलग एक सेपरेट वायर में की जाती है, एसी की एक अलग सेपरेट वायर में की जाती है, और लाइटिंग अरेस्टर मतलब जिसे शॉर्ट फॉर्म में एलएबी कहा जाता है उसकी भी एक सेपरेट अर्थिंग होती है। इस तरह से आपका सोलर सिस्टम चाहे ऑफ ग्रिड हो, ऑन ग्रिड हो या हाइब्रिड हो, तीनों ही तरह के सोलर सिस्टम के अंदर अर्थिंग की जाती है और तीनों ही अर्थिंग सेपरेट की जाती है। अब हम ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के पार्ट 4 के अंदर पॉइंट 3 के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि बैटरी टाइप्स को लेकर के हैं, जिसमें हम सोलर सिस्टम के लिए कितनी टाइप का बैटरी का इस्तेमाल किया जा सकता है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। और सोलर सिस्टम के अंदर हम टोटल 3 टाइप्स की बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और तीनों ही बैटरी टाइप्स के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे, किसमें हमें बेनिफिट होता है, किसमें कोई प्रॉब्लम होता है, मतलब कि तीनों टाइप्स के बैटरी सिस्टम में क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, और हमें कौन सी बैटरी इस्तेमाल करना चाहिए उसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और इस पॉइंट्स को भी आपको डिटेल्स में समझना है, क्योंकि आप जब भी कोई ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो उसमें ज्यादातर हम बैटरी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इसलिए हमारा बैटरी सिस्टम जो है वो काफी स्ट्रांग होना चाहिए, और जो कि बिना रुकावट के हमें बिजली का इस्तेमाल कर सके, इसके लिए हमें बैटरी सिस्टम की जानकारी होना चाहिए। तो सोलर सिस्टम के अंदर टोटल 3 टाइप्स की बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है लेड एसिड बैटरी को यूज किया जाता है, सेकंड नंबर पर लिथियम बैटरी होती है, और थर्ड नंबर पर लिथियम फास्फोरस बैटरी होती है। इस तरह से सोलर सिस्टम के अंदर अभी तक के समय में सबसे ज्यादा ये 3 टाइप्स की बैटरी का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं लेड एसिड बैटरी के ऊपर। देखिए, जो हमारे घरों में नॉर्मल इन्वर्टर्स होते हैं जिसके अंदर हम टॉल ट्यूबुलर बैटरीज को लगाते थे, मतलब जो ट्यूबुलर बैटरी लगाते थे वो क्योंकि कम एम्पियर पे चार्ज होती थी, वो C20 होती थी। सोलर के अंदर जितनी भी ट्यूबुलर बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है वो सभी C10 कैटेगरी की होती है, जिसके बारे में हमने सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में भी आपको डिटेल में बताया था। तो इसके पहले के पार्ट को यदि आपने ध्यान से देखा होगा तो C10 और C20 के ऊपर हमने ऑलरेडी उसमें डिटेल में बताया था, तो यहाँ पर फिलहाल में हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। बस आप ये जान लीजिए कि अगर आप सोलर सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं और खासकर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके अंदर यदि आप लेड एसिड बैटरी को लगाते हैं तो आपको सोलर बैटरी मतलब कि C10 बैटरियों को लगाना होगा, जो कि ज़्यादा एम्पियर पर जल्दी चार्ज होती हैं। क्योंकि हमें रात में भी बैटरी का इस्तेमाल करना होता है, तो दिन में हम सोलर से जितना चाहे उतना लोड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और हम बैटरियों को भी चार्ज करना चाहते हैं। इस वजह से हमें सोलर के अंदर C10 कैटेगरी की ट्यूबुलर बैटरी को लगाना होता है। और देखिए, जितनी भी ट्यूबुलर बैटरी या सोलर ट्यूबुलर बैटरीज होती हैं ये सभी 12 वोल्ट के कॉम्बिनेशन में आती हैं, मतलब कि ये 100H, 150H, 200H या 300H की हो, ये आपको 12 वोल्ट में ही देखने को मिलती है। वहीं पर यदि हम सोलर की बाकी 2 कैटेगरी मतलब लिथियम और लिथियम फास्फोरस बैटरी की बात करें तो ये आपको 12 वोल्ट से लेकर के जितना चाहे उतना मर्जी में आपको उतने वोल्टेज की ये बैटरी मिल सकती है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई ऐसा इन्वर्टर है जो 48 वोल्ट का है, तो अगर हम वहां पर ट्यूबुलर बैटरी को लगाएंगे तो वहां पर क्योंकि 12 वोल्ट की हमें 4 बैटरी को सीरीज करना होगा, तब जाकर के हमारा 48 वोल्ट बनेगा। वहीं पर लिथियम बैटरी और लिथियम फास्फोरस बैटरी जो होती है वो 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 36 वोल्ट, 48 वोल्ट
जितने चाहे उतने वोल्ट की आपको एक सिंगल पीस में मिल जाती है। और लेड एसिड बैटरी के अंदर थोड़ा सा एक एसिड का मेंटेनेंस का हमें ध्यान रखना होता है, जो कि समय समय पर हमें एसिड उसका चेक करना होता है। नॉर्मली जब भी हम कोई लेड एसिड बैटरी को परचेस करते हैं तो शुरुआत में हर 6 महीने के अंदर हमें उसके एसिड को देखना होता है कि इसके अंदर एसिड का लेवल कम तो नहीं हो गया। अगर एसिड का लेवल कम होता है तो उसे हमें रिफिलिंग करना होता है। तो लेड एसिड बैटरी के अंदर हमें थोड़ा सा एसिड का ध्यान रखना होता है, इसमें थोड़ा सा मेंटेनेंस होता है। वहीं पर लिथियम और लिथियम फास्फोरस बैटरी के अंदर एसिड या रिफिलिंग का हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। अब हम बात करेंगे लिथियम बैटरी के ऊपर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लिथियम बैटरी जो होती है 12 वोल्ट से लेकर के जितना मर्जी चाहे उतने वोल्ट तक की हमें लिथियम बैटरी मिल जाती है। इस तरह से ही लिथियम फास्फोरस बैटरी जो होती है वो भी आप 12 वोल्ट से चाहे जितने वोल्ट तक की एक सिंगल पीस में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका इन्वर्टर यदि 48 वोल्ट का है तो आपको लेड एसिड जैसे 4 बैटरियों को सीरीज में नहीं लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आप एक सिंगल ही 51 या 52 वोल्ट की लिथियम बैटरी को लगा सकते हैं, जिससे कि एक सिंगल बैटरी में ही आपका सिस्टम चल सकता है। और लेड एसिड के कंपैरिजन में लिथियम और लिथियम फास्फोरस इन दोनों के ही अंदर वारंटी ज्यादा आती है और ये साइज में काफी छोटी होती है। और देखिए लिथियम बैटरी हो या लिथियम फास्फोरस बैटरी हो, ये देखने में ऑलमोस्ट सेम ही लगती हैं। थोड़ा सा इसमें टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है क्योंकि लिथियम पुरानी टेक्नोलॉजी है, लिथियम फास्फोरस इसके बाद की टेक्नोलॉजी है, पर इनमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। और साइज की बात करें तो लेड एसिड बैटरी साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, लिथियम बैटरी और लिथियम फास्फोरस बैटरी साइज में काफ़ी छोटी होती है। एक ट्यूबलर बैटरी जो कि 200 एच की है उसका जितना साइज होता है उससे आधे ही साइज में आपको लिथियम या लिथियम फास्फोरस बैटरी का 200 एच की बैटरी का साइज मिल जाता है। लिथियम बैटरी और लिथियम फास्फोरस बैटरी साइज में और वेट में काफ़ी छोटी और हल्की होती हैं, वहीं पर लेड एसिड बैटरी जो होती है साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। अब हम यहाँ पर इन तीनों ही कैटेगरी की बैटरी की वारंटी के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए लेड एसिड बैटरी के अंदर आपको 3 साल से 5 साल तक की मैक्सिमम वारंटी मिलती है। वहीं पर लिथियम बैटरी की हम बात करें तो 5 से 8 साल तक की, या अभी कुछ नई कंपनी आ रही है वो 10 साल तक की भी वारंटी देती है। प्राइस को लेकर के बात करेंगे, एग्जाम्पल के लिए यहां पर हम मान लेते हैं एक 200 एच की बैटरी का एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें कि लेड एसिड बैटरी की यदि हम बात करें तो एक 200 एच की सोलर की बैटरी आपको मार्केट में 15 से लेकर के 18,000 रुपए तक मिल जाती है। और कुछ ब्रांड ऐसे भी हैं जिनकी 20,000 प्लस भी प्राइस होती है एक 200 एच की सोलर बैटरी की। वहीं पर यदि हम लिथियम बैटरी या लिथियम फास्फोरस बैटरी की बात करें, एक 200 एच की 12 वोल्ट की बैटरी की मैं यदि बात करूं तो लगभग आपको ये 25 से 32,000 रुपए तक की कीमत में मिलती है। वहीं पर 24 वोल्ट की अगर 200 एच की बैटरी की बात करेंगे तो ये 35 से 40,000 के आसपास मिलेगा। मतलब प्राइस की अगर हम बात करें तो लेड एसिड से बिल्कुल डबल प्राइस होता है लिथियम बैटरी और लिथियम फास्फोरस बैटरी का। बस ये है कि लिथियम बैटरी और लिथियम फास्फोरस बैटरी जो होती है वो ज़्यादा वोल्ट में भी मिल जाती है, तो हम एक सिंगल पीस में ही काम हो जाता है, लेकिन प्राइस इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि लीड एसिड बैटरी लगाने में फ़ायदा होगा कि लिथियम में होगा या लिथियम फास्फोरस में होगा, और किस बैटरी के लिए हमें कितना ज़्यादा पैसा खर्चा करना होगा। एग्जाम्पल के लिए हमारे ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के अंदर 48 वोल्ट का यदि हमने इन्वर्टर लगा रखा है तो लेड एसिड बैटरी जो होगी वो हमें 4 बैटरी का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि एक बैटरी 12 वोल्ट की होती है। 4 बैटरी को सीरीज करेंगे तब जाकर के हमारे इन्वर्टर के लिए 48 वोल्ट जो है उसके बैटरी पैक हमारा बनेगा। तो यहाँ पर यदि हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि एक 200 एच की बैटरी हमको 15,000 रुपए की पड़ रही है, तो इस तरह से हमें 4 बैटरी लगानी होगी जो कि हमें लगभग 60,000 रुपए की मिलेगी। और यदि हम 200 एच की 51 या 52 वोल्ट की लिथियम या लिथियम फास्फोरस बैटरी की प्राइस की बात करें तो ये आपको लगभग 55,000 से 75,000 रुपए तक मार्केट में मिलती है। हम ये मान लेते हैं कि इसको भी हम 60 या 65,000 की परचेस करते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि हम लीड एसिड 4 बैटरी लगा रहे हैं जो कि 15,000 का एक प्राइस है, तो 60,000 की यहाँ पर लीड एसिड बैटरी हो रही है। और वहीं पर लिथियम या लिथियम फास्फोरस बैटरी का हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक ही सिंगल पीस की बैटरी जो कि 200 एच की 51 या 52 वोल्ट की आपको मिलती है, उसका प्राइस भी लगभग 60-65,000 रुपए का मिलता है। तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि चाहे लिथियम बैटरी हो या लिथियम फास्फोरस बैटरी हो जो कि 200 एच की आपको लगभग 60,000 रुपए की पड़ रही है। वहीं पर लेड एसिड बैटरी जो है वो भी आपको 4 बैटरी लगाना होगी, 15,000 की एक बैटरी है, तो उस हिसाब से आपके 60,000 रुपए होते हैं। तो आप सोचेंगे यहाँ पर तो प्राइस सेम ही हो रहा है, लेकिन लेड एसिड बैटरी के अंदर मेंटेनेंस भी है और इसकी वारंटी भी कम है।
तो उस हिसाब से तो हमें लिथियम बैटरी सस्ती पड़ेगी, जो कि जगह भी काफ़ी कम लेगी, इसका मेंटेनेंस भी कोई नहीं है, और लेड एसिड में मेंटेनेंस भी है और जगह भी काफ़ी ज़्यादा लेंगी। तो उस हिसाब से तो फिर हमें लिथियम या लिथियम फास्फोरस बैटरी लगाना होगी। देखिए अभी फिलहाल में लिथियम और लिथियम फास्फोरस बैटरी इंडियन मार्केट में प्राइस में काफ़ी ज़्यादा है। माना कि हमने उसके अंदर वारंटी 5 साल से 10 साल तक की हमें मिल जाती है, लेकिन उसकी हम स्क्रैप वैल्यू की बात करें तो किसी भी लिथियम या लिथियम फास्फोरस बैटरी की स्क्रैप वैल्यू लगभग 10% के आसपास होती है। वहीं पर हम लीड एसिड बैटरी की अगर बात करें तो लेड एसिड बैटरी के अंदर आपको स्क्रैप वैल्यू लगभग 40 से 45% तक की मिलती है। मतलब कि एक 15,000 की बैटरी यदि आप 5 साल भी इस्तेमाल करते हैं और जब आप नई बैटरी लेने जाते हैं तो आप उसको स्क्रैप वैल्यू में 40 से 45% के आसपास के हिसाब से उसकी जो प्राइस होगी स्क्रैप में लगभग वो 6 से 8,000 के बीच में देखने को मिलेगी। उस तरह से ये मान सकते हैं कि हम लेड एसिड बैटरी की स्क्रैप वैल्यू ज़्यादा होती है, उसकी वारंटी और लाइफ कम होती है। लिथियम और लिथियम फास्फोरस की वारंटी और लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम स्क्रैप वैल्यू के हिसाब से बात करें तो ये तीनों टाइप्स की बैटरी जो होती है इनका हमें जो खर्चा आता है इसको चलाने में वो सेम ही होता है लगभग। वहाँ पर वारंटी ज़्यादा होती है, मेंटेनेंस नहीं होता, साइज छोटा होता है, लेकिन उसकी स्क्रैप वैल्यू कम होती है। और वहीं पर लेड एसिड बैटरी की लाइफ कम होती है, वारंटी कम होती है, लेकिन उसकी स्क्रैप वैल्यू उसकी ज़्यादा होती है। तो बैटरी आप तीनों टाइप में से किसी भी तरह की लगा लें, आपको उसके ऊपर जो खर्चा आने वाला है वो लगभग आपको सेम ही बैठने वाला है। और यदि आप बिना ग्रिड के ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका जो बैटरी सिस्टम होगा उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड होगा। उस हिसाब से हम ये मान करके चल सकते हैं कि जो हमारा बैटरी सिस्टम है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 5 से 6 साल तक चलने वाला है। अगर आप उसके ऊपर कोई हैवी लोड का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो लेड एसिड बैटरी जो होती है लगभग आपको 6 से 7 साल तक आप उन बैटरियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में आपको बैटरियों को चेंज करना होगा। वहीं पर लिथियम या लिथियम फास्फोरस बैटरी की बात करें तो वो भी नॉर्मली वारंटी अगर उस पर 5 साल की होती है तो वो 6-7 साल तक चलती है या 8 साल तक चलती है। और अगर आपने किसी अच्छे ब्रांड की ली है जिसके ऊपर वारंटी 8 से 10 साल की है तो लगभग वो इतने टाइम तक चल दी जाती है। लेकिन जब अगर हम 10 साल बाद भी बैटरी चेंज करते हैं तो उसकी स्क्रैप वैल्यू हमें 10% ही मिलती है। तो कीमत के हिसाब से देखा जाए तो लेड एसिड बैटरी हो, लिथियम बैटरी हो या लिथियम फास्फोरस बैटरी हो, हमें इस पर बैटरी पे जो खर्चा आता है वो सेम ही होता है। और आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के ऊपर बिना ग्रिड के डिपेंडेंट हैं तो इस कंडीशन में आपको लेड एसिड बैटरी को ही लगाना चाहिए। अगर आपका हैवी लोड है, आपका लोड यदि कम है, आप कोई ज़्यादा हैवी लोड का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में मैं आपको लिथियम बैटरी या लिथियम फास्फोरस बैटरी लगाने का प्रीफर करूंगा। अगर आपका हैवी लोड है, आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि आप ग्रिड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और पूरी तरह से आप ऑफ ग्रिड के ऊपर डिपेंडेंट है दिन और रात के लिए, तो उस कंडीशन में फिर आपको लेड एसिड बैटरी को लगाना चाहिए। क्योंकि किसी भी बैटरी की एक चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की साइकिल होती है। एग्जाम्पल के लिए किसी बैटरी की 5000 की लाइफ साइकिल है, इसका मतलब यह है कि वो बैटरी को आप 5000 बार चार्ज कर सकते हैं, 5000 बार वो डिस्चार्ज होगी, उसके बाद उस बैटरी की लाइफ खत्म हो जाएगी। तो इसलिए कभी भी आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम यदि बिना ग्रिड के इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका लोड काफ़ी ज़्यादा है, उस कंडीशन में आपको लेड एसिड बैटरी को लगाना चाहिए। और आपके यहाँ पर लोड कम है, चाहे आप ग्रिड का इस्तेमाल कर रहे हो या बिना ग्रिड के ऑफ ग्रिड चला रहे हो, लेकिन यदि आपका लोड कम है तो उस कंडीशन में आप लिथियम या लिथियम फास्फोरस बैटरी को लगा सकते हैं। इस पार्ट 4 के अंदर हमने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दी और पार्ट 5 में हम ये बताने वाले हैं कि कितने किलोवाट के कनेक्शन के लिए किस ब्रांड का इन्वर्टर आपको लगाना होगा, किस तरह से आपको सोलर पैनल को कनेक्ट करना होगा, कितनी सोलर पैनल लगेंगी। तो पार्ट 5 में हम इस तरह की बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देने वाले हैं। यदि आप भी एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो इस सीरीज के जो टोटल 6 पार्ट हम अपलोड कर रहे हैं उन सभी वीडियो को देखने के बाद में आप खुद एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम एक्सपर्ट बन जाएंगे और सोलर सिस्टम से रिलेटेड लगभग सारी ही जानकारियां आपको खुद से मिल जाएगी, जिसमें कि आपको मार्केट में कोई ज़्यादा रिसर्च नहीं करना होगा, ना ही कोई सोलर इंस्टॉलेशन वाला आपके साथ किसी तरह का कोई फ्रॉड कर पाएगा। तो इस ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के सेटअप सीरीज के टोटल 6 पार्ट जो हम बना रहे हैं उनको एक एक करके पूरा ध्यान से देखिएगा, आप खुद एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम एक्सपर्ट बन जाएंगे।